पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में की जनसभा। संवैधानिक मूल्यों की अवहेलना पर कांग्रेस को घेरा। कहा, बाबा साहब के संविधान की वजह से गरीब का बेटा मोदी यहां तक पहुंचा। कर्नाटक के मैसूर में भी पीएम की चुनावी रैली। मंगलौर में करेंगे रोड शो। राजनाथ सिंह ने बिहार के जमुई में की चुनावी सभा। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में गरजे अमित शाह। योगी आदित्यनाथ ने उत्तराखंड के श्रीनगर में किया प्रचार। प्रियंका गांधी ने राजस्थान के जालौर में तो मायावती ने मुजफ्फरनगर में की चुनावी रैली। चौबीस की चुनौती के लिए भाजपा ने अपने वादों और इरादों का जारी किया संकल्प पत्र। ज्ञान यानी गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति को प्राथमिकता। अगले 5 साल तक मुफ्त राशन योजना जारी रखने का वादा। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती आज। पूरा देश कर रहा है नमन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन में अर्पित किए श्रद्धा सुमन। ईरान और इजरायल के बीच बढ़ा तनाव। ईरान ने बयान जारी कर कहा, पलटवार के हालात में और कड़े जवाब देगा ईरान। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर ब्रिटेन के विदेश मंत्री से की बात। और कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट में भारत के डी गुकेश ने एक बार फिर हासिल किया शीर्ष स्थान। टूर्नामेंट के 8वें दौर में हमवतन विदित गुजराती को दी मात। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं मुकुल शर्मा और आइए बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं 24 की चुनौती की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में विशाल जनसभा को संबोधित किया। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमन करते हुए पीएम ने कांग्रेस पर बाबा साहब के अपमान का आरोप लगाया। संवैधानिक मूल्यों की अवहेलना करने पर कांग्रेस को घेरते हुए पीएम ने कहा कि बाबा साहब के संविधान की वजह से ही गरीब का बेटा मोदी यहां तक पहुंचा है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस नेताओं के इस बयान पर भी कटाक्ष किया, जिसमें देश में आग लगने की बात कही गई थी। ये 14 में भी बोलते थे कभी आग लगी क्या, ये 19 में भी बोलते थे कभी आग लगी क्या, ये राम मंदिर के लिए भी बोलते थे कभी आग लगी क्या, ये 370 के लिए भी बोलते थे आग लगी क्या। बस देश को डराओ, घबराओ, भ्रम फैलाओ। भाइयों और बहनों, आग देश में नहीं लगी, आग, जलन उनके दिलों में लगी है। ये जलन उनके दिल और दिमाग में ऐसे भरी पड़ी है कि वो उनको अंदर से जलाती जा रही है। वहीं वैश्विक अस्थिरता और नए घटनाक्रम का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसे हालात में एक मजबूत भारत बहुत जरूरी है। पीएम ने कहा कि इंडी गठबंधन देश को ऐसी मजबूती नहीं दे सकता। युद्ध हो, अराजकता हो, अनिश्चितता की स्थिति, चारों तरफ एक धुंधला वातावरण बन गया है, आशंका का वातावरण बन गया है। हर कोई भय के साए में दुनिया में रह रहा है। कब क्या होगा, कौन सी मुसीबत आएगी, दुनिया थर थर कांप रही है। ऐसी दुनिया के लिए एक मजबूत और शक्तिशाली भारत बहुत जरूरी है। ये काम क्या एक अस्थिर, कमजोर, भ्रष्ट, स्वार्थी नेताओं का इंडी गठबंधन मजबूती का काम कर सकता है क्या? देश को मजबूत बना सकता है क्या?
अरे जो पार्टी खुद को मजबूत नहीं बना सकती वो देश को क्या मजबूत बनाएगी। प्रधानमंत्री ने भाजपा के संकल्प पत्र का विस्तार से जिक्र किया। पीएम ने सभी वर्गों के विकास के लिए संकल्प पत्र में शामिल बिंदुओं की चर्चा की। प्रधानमंत्री ने इंडी दलों की घोषणा पत्रों की आलोचना की। एक झटके में गरीबी हटाने के राहुल गांधी के वादे का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि देश पूछ रहा है कि आखिर ये शाही जादूगर इतने बरसों तक कहां छुपा था। अरे देश पूछ रहा है आखिर ये शाही जादूगर इतने बरसों तक कहां छुपा था। 50 साल पहले इनकी दादी ने देश से गरीबी हटाने की घोषणा की थी। 50 साल हो गए। 2014 से पहले 10 साल तक इन्होंने रिमोट से सरकार चलाई और कह रहे हैं कि अब बस इनको एक झटके वाला मंत्र मिल गया है। ये झटके वाला मंत्र लाए कहां से? मुझे बताइए, ये गरीबों की मजाक है कि नहीं है? ये गरीबों का अपमान है कि नहीं है जी? ये झटके से गरीबी दूर होती है क्या? ये क्या बोल रहे हैं जी? उन पर कोई भरोसा करेगा क्या? ऐसे दावे करते हैं और इसी के कारण ये हंसी के पात्र बन जाते हैं। देश उनको गंभीरता से नहीं लेता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के बाद चुनाव प्रचार के लिए कर्नाटक पहुंचेंगे, जहां वे मैसूर में शाम अब से कुछ देर बाद एक जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही दक्षिण मंगलौर में प्रधानमंत्री एक रोड शो भी करेंगे। तो वहीं पूरी तरीके से जो प्रचार है जोर शोर से चल रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बिहार के जमुई में एक जनसभा को संबोधित किया। तेजस्वी यादव के वीडियो पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि आपको कुछ भी खाना हो खाओ, लेकिन दिखाने की क्या जरूरत है। अब मछली नवरात्रि के पर्व पर आप खाते हो, क्या संदेश देना चाहते हो? आपको जो खाना हो, मछली खाना हो, हाथी खाना हो, घोड़ा खाना हो, सब खाओ। दिखाने की जरूरत क्या? बहनों भाइयों, केवल वोट के चक्कर में तुष्टीकरण की राजनीति से कहते हैं कई खास मजहब के लोग इसके कारण हमसे खुश हो जाएंगे, वोट दे देंगे। लालू जी, मैं कहूंगा ऐसे लोगों को संभालिए। राजनीति केवल वोट लेने के लिए नहीं होनी चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव के खैरागढ़ में एक जनसभा को संबोधित किया। अमित शाह ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने 10 साल में नक्सलवाद को खत्म करने का काम किया है। अगले कार्यकाल में छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाएगा। लगातार जो चुनाव है प्रचार वो पूरी तरीके से चल रहा है। अलग अलग राज्यों में जो बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं, दिग्गज नेता हैं, वो पहुंच रहे हैं। और इसी क्रम में जिस तरीके से यहाँ अमित शाह जो हैं वो छत्तीसगढ़ पहुंचे थे और उन्होंने वहाँ की जो एक प्रमुख समस्या रही है नक्सलवाद, उसको लेकर भी ये बात कही कि अगले कार्यकाल में जब सरकार बनती है तो कहीं ना कहीं नक्सलवाद की जो समस्या है उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा। वहीं केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि बीते 10 साल में विकास के बहुआयामी संकल्प को सिद्ध किया गया है। उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी सशक्तिकरण को बढ़ावा देने वाली है, ना कि फ्रीवीज को। कांग्रेस के हमारे भाई बहन लोग कहते हैं अरे हमारे जमाने में गैस का ये था। अरे तुम्हारे जमाने में गैस थी नहीं। 2014 में जब उन्होंने ऑफिस छोड़ा तो टोटल देश भर में 14 करोड़ गैस के कनेक्शन थे। आज वो 14 करोड़ बन के 32 करोड़ तक चले गए, जिसमें से 10 करोड़ 28 लाख उज्ज्वला के कनेक्शन है, जिसमें हमारे गरीब परिवारों को मुफ्त कुकटॉप मिलता है और सिलेंडर जो शुरू में दिए गए महामारी के दौरान 3 फ्री दिए गए। वहीं लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने संकल्प पत्र के नाम से अपना घोषणा पत्र आज जारी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा,
चुनावी घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष एवं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह समेत कई अन्य दिग्गज नेता भी इस दौरान मौजूद रहे। इस घोषणा पत्र में भाजपा ने ज्ञान यानी गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति पर फोकस किया है। बीजेपी के घोषणा पत्र की थीम है भाजपा का संकल्प, मोदी की गारंटी। संकल्प पत्र पर बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये संकल्प पत्र विकसित भारत के 4 मजबूत स्तंभ युवा शक्ति, नारी शक्ति, गरीब, किसान, इन सभी को सशक्त करता है। इस संकल्प पत्र में अवसरों की मात्रा और अवसरों की गुणवत्ता पर जोर दिया गया है। हमारा फोकस डिग्निटी ऑफ लाइफ उस पर है। हमारा फोकस क्वालिटी ऑफ लाइफ उस पर है। हमारा फोकस निवेश से नौकरी पर भी है। इस संकल्प पत्र में क्वांटिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज और क्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज दोनों पर बहुत जोर दिया गया है। बीजेपी के संकल्प पत्र पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में हमने जो कहा वो पूरा किया और अब जो हम कहेंगे वो भी पूरा करेंगे। सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण, यही हमारा आधार पिछले 10 वर्षों में रहा है। उन्होंने कहा कि तीसरी पारी जब पीएम मोदी शुरू करेंगे तो अगले 3 वर्ष में भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। जैसे रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, मोदी की गारंटी भी वैसी ही है जिसकी पूरे होने की पूरी गारंटी है। और इसीलिए पिछले 10 वर्षों में जो कहा वो किया और अब जो कहेंगे वो करेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने रोजगार का मुद्दा उठाया है। उन्होंने भाजपा कांग्रेस के घोषणा पत्र की तुलना की। इस देश में सबसे बड़ा विकराल इशू आज नौकरियां हैं, रोजगार है। कहां है रोजगार की बात? हम कहते हैं 30 लाख सरकारी नौकरी देंगे, बीजेपी चुप है। हम कहते हैं हम स्टाइपेंड देंगे 1 लाख का, बीजेपी चुप है। हम कहते हैं हम नारी सम्मान में गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए देंगे सालाना, बीजेपी चुप है। हम लड़कियों को बोलते हैं 50% सरकारी नौकरी में आरक्षण देंगे, बीजेपी चुप है। हम महंगाई कम करने की बात करते हैं, बीजेपी चुप है। हम मणिपुर में शांति बहाली की बात करते हैं, बीजेपी चुप है। हम लद्दाख में आंदोलित जनता से कहते हैं कि हम आपको 6 शेड्यूल में डालेंगे, बीजेपी चुप है। बीजेपी क्यों चुप है और बीजेपी कौन से बड़े बड़े दावे कर रही है, मैं ये जानना चाहती हूँ। तो कांग्रेस के साथ ही आम आदमी पार्टी ने भी बीजेपी के संकल्प पत्र पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने कहा कि ये घोषणा पत्र नहीं, जुमला पत्र है। भाजपा 10 साल से सरकार चला रही है, इसके बाद भी इनके किए हुए वादे अधूरे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा पत्र नहीं, जुमला पत्र पूरे देश को दिया है, क्योंकि 10 साल सरकार चलाने के बाद भी वो अपने एक भी वादे को पूरा नहीं कर पाए हैं। उन्होंने वादा किया था युवाओं को कि बहुत हुई बेरोजगारी की मार, अब की बार मोदी सरकार हर साल 2 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी। लेकिन आज देश का बेरोजगारी का आंकड़ा इस देश के इतिहास में सबसे ज्यादा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र पर आरजेडी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। आरजेडी के राष्ट्रीय महासचिव और मंत्री श्याम रजक ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पहले ये बताए कि पुराने वायदों का क्या हुआ। भारतीय जनता पार्टी को तो पहले ये बताना चाहिए जो पुराने उनके घोषणा पत्र है, जिसमें 15 लाख रुपया लोगों को देना था, 2 करोड़ लोगों को हर एक वर्ष नौकरी देना था, किसानों का दुगना आय करना था, ये सारी चीजें उन्होंने पूरा किया कि नहीं किया, ये उनको बताना चाहिए, उसके आंकड़े देना चाहिए। इनका अब जनता विश्वास करने वाली नहीं। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने राजस्थान के जालौर में एक जनसभा को संबोधित किया। प्रियंका गांधी ने कहा कि जब से राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार बदली, तब से विकास योजनाओं का काम रुक गया है। आप अशोक गहलोत जी की सरकार से खुश भी थे, हो सकता है थोड़ा सा शिकवा गिला भी था, इसीलिए आपने सरकार बदली कि नहीं? हाँ कि नहीं? तो देखिए, आपने सरकार बदली और क्या देखा कि जो स्कीमें आपके लिए अशोक जी ने शुरू की थी, जो 25 लाख की बीमा की, स्वास्थ्य बीमा की स्कीम थी, उसको क्या हुआ? कौन बताएगा? बंद हो गई।
तो 24 की चुनौती से संबंधित खबरें आपने यहाँ देखी। आगे और भी खबरें जो हैं वो हम आपको बताएंगे, देश और दुनिया में क्या चल रहा है, लेकिन फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। हाँ हाँ, देखो जी भर के अपना ही है और अपने ही वोट से बने हैं बड़े बड़े पुल देश भर में। हमारी लाइफ तो निकल गई बेटा, हमारा टाइम तो अटकाना, फटकाना, लटकाना यही कल्चर होता था। पर तुम लोगों के लिए बड़े काम करने वाला बैठा है। सिर्फ 10 साल की स्पीड देख लो, अटल सेतु से अटल टनल देख लो, चिनाब ब्रिज से बोगीबील ब्रिज देख लो, और इतना करके भी मोदी जी कहते हैं ये तो अभी ट्रेलर है। हमारे सपने पूरा करने की गारंटी मोदी जी की, तो उनको जिताने की गारंटी किसकी? हम बाप बेटी की। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत डीडी न्यूज पर। खबरों में आगे बढ़ते हैं। शिक्षा मंत्रालय वैश्विक स्तर पर भारतीय उच्च शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग सुधारने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। इसी का नतीजा है कि हाल के वर्षों में वैश्विक रैंकिंग में भारतीय उच्च शिक्षण संस्थानों की भागीदारी बढ़ी है और उनकी रैंकिंग में भी सुधार हुआ है। हाल ही में विषय के आधार पर क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 जारी की गई। भारतीय विश्वविद्यालयों ने इस रैंकिंग में अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराई है। इस साल की रैंकिंग में रिकॉर्ड 69 भारतीय विश्वविद्यालयों ने कुल 454 प्रविष्टियों के साथ रैंकिंग में स्थान हासिल किया, जो पिछले वर्ष की 355 प्रविष्टियों की तुलना में 19.4% अधिक है। रैंकिंग प्राप्त करने वाले संस्थानों की संख्या के मामले में भारत एशिया में दूसरे नंबर पर है। राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड यानी एनबीए ने आज नई दिल्ली में क्यूएस रैंकिंग की स्थान हासिल करने वाले शिक्षण संस्थानों के साथ एक राउंड टेबल का भी आयोजन किया, जिसमें उच्च शिक्षा सचिव के संजय मूर्ति और एनबीए के चेयरमैन अनिल सहस्बुद्धे भी शामिल हुए। This is an opportunity for all of us to discuss how they have been able to do it, share best practices to ensure that more and more universities can adopt these best practices to improve their own positions. This has been facilitated by NBA to bring forward all these universities. We are all delighted and happy, first of all, to know that large number of Indian institutions have started appearing in the subject rankings from merely around 35-40 now to more than 56, and in fact this year 69 of them, and this is a major shift. And in order to discuss how we have been able to improve, what more is required to be done. राष्ट्रीय शिक्षा नीति को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में भी एक केंद्र बनाया गया है। इससे पूर्वांचल के शिक्षकों और छात्रों को कैसे लाभ होगा, इस बारे में काशी विद्यापीठ के कुलपति प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता हरिकेश बहादुर सिंह गौतम ने। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रभाव अब विश्वविद्यालयों में दिखाई देने लगा है। जो योजना है मूर्त रूप लेने लगी है। ऐसा ही एक विश्वविद्यालय है काशी में, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जो मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र का उत्तरदायित्व पाया है। सर, इसके क्या लाभ हैं शिक्षकों को और विश्वविद्यालय को भी? देखिए, जब से हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुई है, कुछ समस्याएं, कुछ चैलेंजेस, कुछ चुनौतियां शिक्षा जगत के सामने आ रहे हैं। ये जो सरकार का नया मिशन आया, जिसे हम मालवीय मिशन कह रहे हैं, जिसमें टीचर्स ट्रेनिंग पे विशेष तवज्जो दी गई है, ये इसके लिए एक बहुत ही वरदान साबित हुआ है। इसमें नई शिक्षा नीति के समस्त पहलुओं से कि कैसे इसको लागू करना है, जो समस्याएं आ रही हैं उनको कैसे दूर करना है, कॉलेजेस में क्या होना है और विश्वविद्यालय के विभागों में क्या होना है, इन समस्त समस्याओं को हम एक साथ समाहित करेंगे। आपके यहाँ तो अभी चल रहा है, तो इसमें किस तरह का आप देख पा रहे हैं अपने शिक्षकों के लिए भी, छात्रों के लिए भी और विश्वविद्यालय के लिए खास, क्योंकि विश्वविद्यालयों की ग्रेडिंग भी हो रही है, तो इसका क्या लाभ मिलेगा क्या? हाँ, देखिए, सबसे पहली बात तो यही है कि काशी विद्यापीठ को इसके लिए आइडेंटिफाई किया गया। इसका मतलब हमारे इंस्टीट्यूशन की नेशनल विजिबिलिटी है, तो नेचुरली ये हमें रैंकिंग और ग्रेडिंग में भी एडवांटेज देगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे ही अध्यापक जिनको हम नहीं भेज पा रहे थे, वो हमारे घर पे ही आके यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं। और तीसरी महत्वपूर्ण बात जो देखिए नंबर से पता लगता है, हमें 200 सीट मिली हैं कि हमें 200 अध्यापकों को करना है, और आपको विश्वास नहीं होगा कि 200 रजिस्ट्रेशन कुछ ही घंटों में हो गए।
तो ये अपने आप में एक सबसे बड़ा प्रमाण है कि ये योजना कितनी लाभकारी होने वाली है। बहुत सारी चीज़ें जो टीचर्स को समझ नहीं आ रही हैं, स्पेशली जो ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े टीचर हैं और वो कहीं जा भी नहीं सकते, उनके लिए तो ये वरदान है, क्योंकि उनको अपने घर में बैठ के ये सारी चीज़ें सीधे सीधे बताई जा रही हैं। और जो हमारे विशेषज्ञ हैं वो राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञ हैं। शिक्षकों के लिए विशेष है क्योंकि उन्हें कहीं जाना नहीं पड़ रहा है, अपनी क्वेरीज वो क्लियर कर पा रहे हैं विशेषज्ञों से। और काशी विद्यापीठ के लिए भी अपने आप में एक गर्व का विषय है कि उसको मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र का उत्तरदायित्व मिला है। कैमरा पर्सन शैलेश चौरसिया के साथ डॉक्टर रिकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, काशी विद्यापीठ, वाराणसी। वहीं झारखंड के सिमडेगा जिले में लोकसभा चुनाव में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने को लेकर कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। कार्यक्रमों के तहत विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों का भी सहयोग लिया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक युवा वोटर्स लोकतंत्र के महापर्व के सहभागी बन सकें। झारखंड के सिमडेगा में युवा वोटरों को प्रोत्साहित करने के लिए वोटिंग की पूरी प्रक्रिया का पूर्वाभ्यास किया गया। जिले के शैक्षणिक संस्थानों में इसको लेकर स्वीप के तहत जागरूकता कैंपेन चला। विभिन्न संस्थानों में पहली बार वोट करने जा रहे युवाओं को पूरी प्रक्रिया से रूबरू कराया गया। लोकतंत्र के इस महापर्व में पहली बार मतदान करने वाले इन युवाओं में इसको लेकर खासा उत्साह भी दिखा। जो वोट देने वाले हैं उसका डेमो किए। आज मैं पहली बार वोट देने जा रहा हूँ, तो वोट देकर हमको बहुत अच्छा लगा। हमें जागरूक किया जा रहा है और हम लोग भी कोशिश करेंगे कि अपने स्तर के सारे लोगों को जागरूक करने के लिए और वोट देने के लिए। वोट बहुत जरूरी है हमारे लोकतंत्र के लिए, हर एक वोट बहुत जरूरी है। लोकसभा चुनाव में इस बार राज्य में बड़ी संख्या में युवा वोटर पहली बार मतदान करेंगे। ऐसे में कुछ शैक्षणिक संस्थान प्रेरक की भूमिका निभा रहे हैं। मतदान प्रक्रिया के डेमो के दौरान युवाओं को वोटिंग की जानकारी दी गई। साथ ही साथ मतदान की प्रक्रिया के तहत पर्ची लेने, उंगली में निशान लगाने और ईवीएम मशीन का बटन दबाने की व्यवहारिक जानकारी भी दी गई। इस दौरान युवाओं ने कहा कि लोकतंत्र मजबूत होगा तभी देश को नई दिशा मिलेगी। हमारे यहाँ इलेक्शन के प्रोसेस के बारे में बताया गया। इस बार मैं पहली बार वोटिंग देने जा रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। प्रैक्टिस कराया गया और मैं सर्वाधिक की स्टूडेंट हूँ। मुझे वोट देने के लिए प्रेरित किया गया। मुझे अच्छा लगा। मैं 13 तारीख को जरूर वोट देने जाऊँगी। वोट देना चाहिए, इससे हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा। शैक्षणिक संस्थान में किए गए इस डेमो के दौरान युवा मतदाता अपने मताधिकार को लेकर काफी सजग दिखे। संस्थान के संचालक निशांत कुमार ने कहा कि युवा मतदाताओं को मतदान का पूर्वाभ्यास कराया गया है ताकि उन्हें मतदान में कोई झिझक या असुविधा न हो। कुछ ना कुछ अलग अलग हम एक्टिविटीज कराते हैं। आज हमने बच्चों को मतदान कैसे करना है, उसके लिए सबसे पहले हमको मतदान केंद्र जाना पड़ेगा। वहाँ जाने के बाद किन किन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, वो सारी प्रक्रियाएं बताई गई और बाकायदा बच्चों को सारा कुछ करके दिखाया गया। उम्मीद की जा रही है कि पहली बार वोट करने वाले इन युवाओं के सहारे इस बार देश में मतदान प्रतिशत का रिकॉर्ड कायम होगा और इसके लिए सिमडेगा जिला भी पूरी तरह तैयार है। सिमडेगा से मनोज कुमार सिन्हा मनु के साथ मैं दिवाकर कुमार। और आइए बात करते हैं खेल जगत की। कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट के 8वें दौर में भारत के डी गुकेश ने हमवतन विदित गुजराती को मात दी। इस जीत के साथ गुकेश ने एक बार फिर संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान हासिल कर लिया। वहीं भारत के आर प्रज्ञानंदा ने 8वें दौर में अलीरेजा फिरोजा के साथ ड्रॉ खेला। तो महिला वर्ग में भारत की अनुभवी खिलाड़ी कोनेरू हम्पी ने हमवतन आर वैशाली को मात दी। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है डीडी न्यूज़ पर। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।